अनपढ़ गंवार, हम्म, महंगाई की एक्सप्रेस गाड़ी पर सवार। हाँ, अब स्वामी जी तो सन 75 में वहाँ दिल्ली में गए थे विज्ञान भवन, हम्म, और उस समय मैं हॉस्पिटल में लोगों को दवाइयाँ दे रहा था। हाँ, होम्योपैथिक में मेंटल सिम्टम मेन है सबसे हम्म, ज़्यादा। अगर आपने उनको मेंटल सिम्टम को पकड़ लिया, कोई आदमी कितना दुखी है, कैसा है, किस कारण से, किस कंडीशन में है, हम्म। ये बहुत यानी कि उसके इसके ये मायने रखता है मेंटल। तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, तो मेरे सीनियर्स देखते थे कि सब परेशान है, ये अपना आराम से मस्त सो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका द जटायु डायलॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तीसरे पॉडकास्ट में आज हम अपना पिछला पॉडकास्ट कंटिन्यू करेंगे, और हमारे पिताश्री हैं हमारे साथ, अतुल जी कीर्तिपाल, तो बताएंगे अपनी आगे की कहानी, यात्रा, वृतांत। नमस्कार, आपका बहुत नमस्कार, बहुत। धन्यवाद, नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, माँ शारदा जी और मेरे परम पूज्य गुरु जी वैराग्यानंद जी पुरी जी को नमन करते हुए मैं आगे अपना जो उनके बारे में मैंने बताया था उसमें मैं आगे बतलाता हूँ कि कैसे हमारा यानी कि स्वामी जी के सानिध्य में समय व्यतीत हुआ, कैसे हमने उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। अब मैं बताता हूँ आपको कि स्वामी जी पढ़ाते पढ़ाते बहुत अपने अनुभव यानी कि हमारे से बतलाया करते थे, कैसे कैसे यानी कि उनके पास जो मरीज आते थे, उनके पास अधिकतर ऐसे मरीज आते थे जो लाइलाज यानी कि जिनको डॉक्टर लोग एक तरह से छोड़ चुके होते हैं। हल्के फुल्के भी आते, वैसे बहुत ज़्यादातर पेशेंट जो दूर से आते थे, बाहर से, वो ऐसे आते थे। रामकृष्ण मिशन से एक उनके पास एक मरीज ऐसा आया जिसको उन्होंने कह दिया कि भाई तुम्हारा ये अंगूठा काटना पड़ेगा। एक्चुअली उसे गैंग्रीन हो गया था। कनखल के निवासी थे, स्वामी जी के पास आए कि वो कि ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर लोग, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा इलाज करके देखो, कुछ होता है। इलाज किया, 2-3 महीने में धीरे धीरे ठीक हुआ, अंगूठा बच गया, उसका ठीक हो गया। तो ऐसे कई सारे केस इस तरह के देखे हैं। एक और पेशेंट थे। अब देखो, जो उनका जब मरीज को देखते हैं वहाँ पर, और प्रैक्टिकली यानी कि जो देखने को मिलती है, जो इस तरह के क्रिटिकल पेशेंट जो होते हैं और उनको देख करके जो दवाई दी जाती है, वो ज़िंदगी में फिर आप कभी नहीं भूल सकते। किताबें आप पढ़ते रहो, मैट्रिया मेडिका सब में, रिपोर्ट वगैरह बहुत सारी पुस्तकों में सब कुछ पूरा हम्म, ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन जो प्रैक्टिकली अभी मेरे सामने की एक घटना है, रामकृष्ण मिशन से एक बहुत बेचारा गरीब आदमी था जिसका इलाज यानी कि उन्होंने कुछ दिन किया, फिर उसको कह रहे भाग जा भाई, तुम्हारा इलाज यहाँ नहीं हो सकता, यानी कि वो इस तरह का उसको केयर था। उसके एनस में एक फोड़ा था। वो आया दिखाने के लिए, बहुत ज़ोर ज़ोर से यानी कि वो लेटा हुआ चिल्ला रहा था, बोल रहा था बहुत ज़्यादा, बड़ा ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे उसको बहुत ज़्यादा भयंकर पेन था। उन्होंने मेरे एक सहपाठी में, हम जो जो लोग वहाँ पर काम करते स्वामी के साथ, ये पुड़िया उड़िया बांधते थे, उनको कहा कि जा उनको देख करके आओ कि उसे ये क्या हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है ये। वो मेरे एक साथी थे, वो गए देखने के लिए। उन्होंने देखा, वो उसको देख करके तेजी के साथ भाग कर गए, क्योंकि स्वामी जी मैं नहीं देख सकता उसे। तो उन्होंने क्यों क्यों है ऐसा क्या है भाई, तू क्यों नहीं देख सकता। उन्होंने कहा पता नहीं, उसके पेट इसके नीचे जो फोड़ा है वो ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ऐसे 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 हो रहा है, यानी कि ऊपर नीचे यानी कि खुदक रहा है जैसे ऐसे कुछ। फिर उन्होंने मुझे देखा, मैंने भी देखा, फिर उसको मैं कहा स्वामी जी उसमें ऐसा लगता है कि जो उसको फोड़ा है बहुत यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है सब। फिर वो स्वयं गए देखने के लिए, वो समझ गए क्या चीज़ हो सका। तो आए, वो देख लिया उसको अच्छी तरह से। अंदर अपने कमरे में गए, जो उनमें यहाँ पर जो लिक्विड दवाइयाँ रखती हैं, वो वहाँ से उन्होंने कोई दवाई नहीं दी, वहाँ से एक वो शीशी निकाल करके लाए। हम उनके साथ साथ गए कि देखते हैं भाई क्या करेंगे। उन्होंने वो शीशी से
उसके ऊपर छिड़की दवाई, वो स्प्रे किया एक तरह से, यानी कि उंगली अंगूठा रख करके उस पर छिड़का। तो हम क्या देखते हैं, उसमें से बड़े बड़े मोटे मोटे कीड़े निकल करके बाहर उछल करके निकलने शुरू हो गए। अच्छा। यानी कि इतनी तेज़ी के साथ वो निकलने शुरू हो गए और वहाँ पर काफ़ी सारे फैल गए। और उसके बाद जब वो कीड़े निकल गए, वो भी जो जो उसमें यानी कि बुझाहट हो रही थी उस फोड़े के, वो भी यानी कि शांत हो गई, ठीक हो गया। फिर उन्होंने उसको दवाई दी। हमने पूछा स्वामी जी ये क्या है? तो उन्होंने बताया ये दवाई का नाम, ये इतने साल पुरानी बात है, मैंने लगभग 30 साल पुरानी होगी, कितने साल पुरानी है, 40 साल पुरानी जो भी बात है ये। उन्होंने कहा ये है टेरीबिंथाना। टेरीबिंथाना क्या है? ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन, उससे तैयार होती है ये दवाई टेरीबिंथाना। अच्छा। तो टेरीबिंथाना का मदर टिंचर उस पर छिड़का गया। उससे क्या हुआ, वो सारे कीड़े निकल करके, वो होम्योपैथिक मेडिसिन थी, उसमें चूँकि एल्कोहल बेस भी होता है, और टेरीबिंथ तो हम जानते हो आमतौर पे जनरली यानी कि तारपीन का तेल कीड़ों वीड़ों के लिए आमतौर पर पशुओं में इस्तेमाल किया भी जाता है। और वो चूँकि होम्योपैथिक मेडिसिन तो हो रही बहुत ज़बरदस्त हो गई, तो उसका नाम टेरीबिंथाना, उन्होंने उस पर छिड़का, निकल के कीड़े सब बाहर आ गए, वो हो गया। वो इसको दवाई खिलाई, यानी कि वो पोटेंसी में फिर उसको दवाई खिलाने को दी गई। अच्छा। उसकी वजह से उसका इलाज चला, धीरे धीरे वो ठीक हो गया, होने लगा, ठीक हो गया। यानी कि उसे रामकृष्ण मिशन वालों ने, क्योंकि उन्हें कहते भाई तुम जाओ कहीं और दिखलाओ, निकाल दिया था। तो इस तरह के पेशेंट आते थे उनके पास। तो पढ़ाते पढ़ाते ऐसा है कि अब, लेकिन जब एक ख़तरनाक किस्म के पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि जो बिल्कुल एक तरह से लास्ट स्टेज में, तो उन्होंने हमें बताया था ये होम्योपैथिक क्या या कोई सा भी है, एक वाइटल फोर्स जो है शरीर की वो काम करती है शरीर में। होम्योपैथिक क्या है, उस वाइटल फोर्स की जो हमारी कमज़ोर पड़ गई उसको वो इम्प्रूव करती है, वो रिवाइव करती है। हाँ हाँ जी, यानी कि सिद्धांत ही है, वाइटल फोर्स जो कमजोर है, बीमार जो हो गई है, हमारी रोगाणु जो शक्ति है, तो उसको इम्प्रूव करती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, कुछ मरीज कहते हैं जो ठीक नहीं हो पाते, यानी कि वो ऐसी स्टेज है कि वाइटल फोर्स इतनी कमज़ोर हो गई कि फिर वो उसको, यानी कि जो दवाइयाँ, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, दवाइयाँ ही वो जहर का काम करना शुरू कर देती है। मरीज उसको सहन नहीं कर पाता, क्योंकि वो लो डोज में वही चीज़ है जो उसको कर रही है। हाँ जी, होम्योपैथिक तो फिर भी यानी कि हम लोग उसकी क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट को मात्रा दवाई की बहुत सोच समझ के दी जाएगी, कम मात्रा दी जाएगी, लो पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी दी जाएगी, हायर पोटेंसी ऐसे पेशेंट को नहीं दी जा सकती। क्यों? उसका शरीर उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। तो उसमें कुछ लोग जब वो धीरे धीरे अगर इम्प्रूव हो गई, ठीक हो भी जाते हैं। कुछ जब अगर पेशेंट नहीं होता, तो उन्होंने उसको एक उदाहरण से हमें समझाया। किसी ज़माने, अब तो तुम पता नहीं, आजकल तो लोग बाग जो आजकल जो एडवांस यानी कि ब्रांडेड कपड़ों का वो हो गया, समय आ गया, लोग कपड़े पहनता जरा हुआ फेंक दिया, दे दिया कुछ। पहले हमारे समय में कपड़ों को अगर मान लिया उसमें फट गया, छेद हो गया, तो उसको रफू क्या करते थे। तुमने पता नहीं रफू का नाम भी सुना कि नहीं, रफू कर देते। कोई छेद हो गया कपड़े में, तो कपड़ा जब मान लिया नया है और कपड़े में छेद हो गया या थोड़ा सा फट गया, तो उसको सिल करके, या रफूगर होते थे पहले जो रफूगर, वो ठीक कर देते थे। लेकिन अगर कपड़ा पुराना हो गया, इतना पुराना हो जाता है कि वो उस पर अगर मान लो उन्होंने रफू यहाँ किया, तो यहाँ तो रफू गया, आ गया फिर फट गया, वो रफू हो ही नहीं सकता। यानी कि वो बियॉन्ड रिपेयर हो चुकी है, यानी कि वो इतना कमज़ोर पड़ गया कपड़ा, आप उसको अभी रफू नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से हमारी वाइटल फोर्स है, यानी कि हमारी जो वाइटल फोर्स है बिल्कुल इसी तरह जब क्षीण हो गया बिल्कुल शरीर, फिर उसमें दवाइयाँ, यानी जिसे आप रफू कहना कह रहे, आप या औषधि देना कह रहे, या उपचार कह रहे, वो फिर उसमें काम नहीं कर सकता। तो यही है, सही बात है। तो उसके लिए फिर एक यानी कि वो हमें उन्होंने फिर एक वो चीज़ सुनाया कि अब ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए, जब ऐसी स्थिति आ गई तो क्या करा जाए। तो उन्होंने हमें एक चीज़ सुनाई, शरीरे जर्जरे भूते व्याधिग्रस्त कलेवरम औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायण हरि। अच्छा, क्या मतलब इसका? शरीरे जर्जरे भूते, शरीर जो है जर्जर हो गया बिल्कुल, जो हमारे कलेवर था बिल्कुल समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, वो हो गया बिल्कुल, शरीर में कुछ बचा ही नहीं है। शरीरे जर्जरे भूते व्याधिग्रस्त कलेवरम, पूरे शरीर को व्याधि ने ग्रस्त कर दिया, क्षीण हो गया। तो उस समय औषधि जाह्नवी तोयम, तो हमारी औषधि क्या है? जाह्नवी तोयम, गंगा जल। और वैद्य नारायण हरि, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, वो नारायण हरि ही उसमें आपके वैद्य हैं सर्वश्रेष्ठ।
तो वो यानी फिर कहने का मतलब ये समझ लो वो ये है, ये उन्होंने मैं समझा दिया अच्छी तरह से। वो ये ऐसा डॉक्टर बोलते हैं हाँ किसी के अगर क्रिटिकल सिचुएशन हो के आप घर थोड़ा पे, हाँ घर, भजन करो। हाँ, नहीं घर भी ले जाओ आप, इनकी सेवा करो और भगवान का भजन करो। हम्म, तो इसका मतलब यही है। हम्म, ठीक है। अब हमने प्रैक्टिकली मान लिया बहुत सारी बातें होती हैं। मरीज हम बहुत ऐसे ऐसे मरीज देखने जा करते। एक बार मैं बताया ना, जब हफ्ते में जब ब्रेक होने लगा हमारा वहाँ पर, पहले 15 दिन में ब्रेक होता था स्वामी जी का, फिर हफ्ते में हर सोमवार को हॉस्पिटल बंद रहता था। उस सोमवार में हम लोग यानी कि स्वामी जी के पास, जैसे मुजफ्फरनगर, रुड़की, यानी बिजनौर या आगे और यानी कि शामली, एक बार एक शामली से कैंसर पेशेंट बहुत खतरनाक, उनको देखने जाना पड़ा। स्वामी जी अक्सर मुझे अपने साथ ले जाते थे और ये सौभाग्य सिर्फ मुझे ही प्राप्त हुआ और किसी को भी नहीं। अच्छा। यानी कि इसी ये कह लो कि मैं, वैसे लोग कहते थे भाई तुम इनके परम शिष्य तुम ही हो, भाई सही मानो, वैसे तो वो आगे तो 10-15 जन और भी हो गए थे, लेकिन उनके साथ बाहर यानी कि ऐसे ऐसे क्रिटिकल पेशेंट को देखने का मुझे बहुत अवसर मिला। तो मैं शामली में उनके पास गया, जाते थे साथ, करता कुछ ना, खाली साथ रहते थे, बस उनको अपना एक साथ है और क्या था, देख तो वही रहे। पेशेंट कैंसर का था, चेहरा सूज करके इतना बड़ा हो रखा, आँख ऐसा लगता है निकल के बाहर आ जाएगी, और वो बेचैन, बहुत ज़्यादा यानी कि बेचैन, परेशानी, मुंह से थोड़ा सा यानी कि एक से लाल ब्यारी, आँख ऐसा था जो राइट आई है ऐसा निकल के ऐसा रहा, वो इतनी निकल करके बहुत सूज रही, नीचे की जो ये पलक था फूल करके मोटी हो रखी, यहाँ नीचे बिल्कुल पर इतना मोटा सूज रखी, स्वेलिंग में। स्वामी जी कुछ नहीं बोल रहे, आधा घंटा हो गया सिर्फ उसको बैठे हुए सिर्फ देख रहे हैं, क्या उसकी एक्टिविटीज है, क्या है एक्टिविटी, तो क्या होनी थी, वो दर्द से करा रहा था, वो ये था, उसे दिखाने के लिए दवाई तो चली रही थी और दवाई उसको दिखाने के लिए ले गए थे। तो देखने के बाद उन्होंने करीब यानी कि 30 मिनट के लगभग उन्होंने खूब अच्छे से देखा, कुछ नहीं, बॉक्स खोला, एक पुड़िया खिला दी, कोई बात नहीं, और लगभग 15 मिनट बाद फिर देखा, 15 मिनट बाद 15-20 मिनट फिर वही बैठ के उसको वॉच करते रहे, दवाई पुड़िया देने बाद क्या होता है रिस्पॉन्स। करीब आधा घंटे बाद दोबारा फिर एक डोज रिपीट किया। उसके बाद देखते हैं कि उसका जो चिल्लाना था वो कम हुआ। अच्छा। यानी कि वो धीरे धीरे, यानी कि जो उसको बेचैनी हो रही थी या दर्द की जो तड़फन थी वो कम हुई। फिर हम जो है धीरे धीरे देखा उसको, यानी कि वो दिया, फिर उनको यानी कि वो दवाई फिर दोबारा रिपीट नहीं करी, 2 डोज दिए थे, उसको सिर्फ वॉच करते रहे, देखते रहे। थोड़ी देर में देख रहे जो वो आँख खोल करके इतनी मोटी हो रही थी उसकी स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो गई, यानी कम हो गई। और यहाँ तक कि फिर उस आदमी ने हाथ जोड़े उनको, मुंह से तो बोलना तो उसका बहुत कम था, यानी कि मुंह स्वेलिंग की वजह से बोला भी नहीं जा रहा था, उसने हाथ जोड़े, यानी कि उसने ये कहा कि अब मैं बेहतर महसूस अब मैं मुझे आराम है, और फिर वो धीरे धीरे सो गया। तो उन्होंने कहा इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ये दवाई पानी में बना करके उन्होंने दी कि इसको ये 2-2 घंटे 3 घंटे में इसको रिपीट करना, बाद में वो करा। तो वो स्वेलिंग उसकी यानी कि जो आँख बाहर को आने की थी वो वापस यानी कि धीरे धीरे यानी कि वो कम होना शुरू हो गई थी। वो दवाई कौन सी थी? हाँ, फिर स्वामी जी ने बताया वो थी एपिसमेल 200। एपिसमेल तो बताओ कैसे भूल सकता हूँ मैं, चाहे ये 20 साल पुरानी, 25 साल, 30 साल, चाहे जितने सारे साल पुरानी बात है, वो दवाई मैं नहीं भूल सकता। तो मैंने तुम्हें बताया, मैंने आज तक कोई दवाई, जो भी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, मैंने कभी याद नहीं की। क्यों? निर्देश था 3 बार, अब जैसे दवाई देते थे पुड़िया बांधते थे, एक बार जब दवाई दी तो पर्चे के साथ उसे मिलाना दवाई को, स्पेलिंग पढ़ करके अच्छी तरह से, उसके बाद जिस वक्त दवाई डाल यानी कि एक बार तब पढ़ा, फिर देते टाइम पढ़ा, फिर उनको वापस करते टाइम फिर पढ़ना दवाई को। तो 3-4 बार दवाई को स्पेलिंग पढ़ना जरूरी है। अगर गलती हो गई तो समझ लो आप हता गई, अगर कोई और जब कोई चीज़ किसी इवेंट के साथ हाँ जी एसोसिएट हो जाती है, हाँ तो हाँ वो मेमोरीज में रजिस्टर हो जाती है अच्छे से। हाँ, और यही बात, और दूसरी बात, पोटेंसी का बहुत बड़ा इसमें वो है रोल, यानी कि पोटेंसी कब किसको किस समय कौन सी पोटेंसी दी जाएगी, इसमें इसका ही बड़ा रोल है। मेरे पास यानी कि इस तरह के, यानी कि ऐसे हुआ कि इंडिविजुअल मैंने दवाई भी मैंने फिर बाद में देने शुरू की। ये तो यानी कि अभी की बातें, ज़्यादा बहुत पुरानी बातें, तुम्हारे समझ लो कि जब तुम एक तरह से कहना चाहिए कि इंटर कर चुके थे,
बल्कि मेरे ख्याल में तुम शायद ये भी कर चुके थे, यानी कि बीटेक भी कर चुके थे। एक बार जब दिल्ली में जाना हुआ हमारा, तो मेरी सिस्टर, बुआ जी की लड़की, तो उनको एक्चुअली पथरी की शिकायत थी उसमें, किडनी में। तो उनको मैं दवाई दे रहा था, फिर उन्होंने क्या कहा, उनको दर्द वर्द था, उसमें किडनी में पथरी थी, दवाई दे रहा था, तो उनको दर्द इस बीच में बढ़ गया और मैं वहाँ से जा चुका था दिल्ली। लेकिन जाने से पहले मैं उनको दवाइयाँ दे करके गया था कि भाई अगर आवश्यकता पड़ी तो ये दवाई आप ले लेना, वो सब तो मैं दे रहा था। लेकिन ये एक दवाई ऐसी है जो जल्दी से रिपीट नहीं करना, इसको आप जब करना कि जब ये ठीक ठाक हो जाए उसके बाद, क्योंकि ये दवाई जो है कम से कम महीने में एक बार रिपीट करी जाती है। मैं दे करके आया था उनको और बाकी दवाई दे ही रहा था मैं उनको। तो उन्होंने जब दर्द बीच में बढ़ गया, मैं था नहीं वहाँ पर, उन्होंने अपने पास में ही वहाँ पे पीठ बाज़ार में एक हॉस्पिटल था, यानी कि प्राइवेट क्लिनिक, उनको दिखलाया। उन्हें मैं तुम्हें ऐसा है, मैं देख लिया और कल आपको आना, हम उस पर यानी कि वो जो सेलाइन वगैरह चढ़ा करके कुछ करके हम उसको वो करेंगे, वो करेंगे और वो उससे निकल जाएगी। देख लिया कुछ, उन्होंने क्या अल्ट्रासाउंड कराया नहीं कराया मुझे मालूम नहीं ठीक तरह से, क्या कराया नहीं, लेकिन कल तुम्हारा यानी कि एक तरह से या ऑपरेशन कराना जैसा भी होगा, आप कल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, कल आप इसको कर देंगे, ऐसा उन्होंने उनको कह दिया। अब इस बीच में उनको पता नहीं रात में दर्द और ज़्यादा बड़ा क्या पड़ा, उन्होंने जो मेरी दी हुई पुड़िया थी वह खा ली, एक जो थी, जिसको मैं कहता इसको रोक रखा, इसको अभी नहीं खाना, बाद में खाना, उन्होंने खाई। तो रात को उनको प्रेशर लगा तेज़ी के साथ, वो गए, वो पता लगा कि वो किड़क की आवाज़ आई, तो उन्होंने देखा कि वो पथरी उसमें पोर्ट में उनको दिखाई दे गई, पथरी निकल गई। तो वो डॉक्टर उनको कहा, तो डॉक्टर उसका तो सारा करा धरा रखा रह गया, कुछ भी नहीं, यानी कि कोई जरूरत नौबत ही नहीं आई इसकी करने के पास। ऐसे मेरे पास कोई 2-3 केस इस तरह के हैं, यानी कि किडनी के तो मैंने अधिकतर पेशेंट आपके पास हाँ, किडनी के मेरे पास कम से कम मैंने 3-4 पथरी की बीमारी ऐसे हैं। अब कनखल में हमारे रिश्तेदारी हैं, यानी कि सर्वेश के दोस्त शर्मा जी, तो उनको क्या कहते हैं कि वो आए मेरे पास, कि सर्विस ले आए मेरे पास कि भाई इनको ऐसा ऐसा हो रहा। तो मैंने उनको ठीक है, मैंने दवाई बता दी कि अच्छा, लेकिन एक बार मैं कह दी ये भाई ये दवाई इसी पोटेंसी पे चाहिए, यानी कि आगे पीछे नहीं चाहिए, जो जब जैसा, क्योंकि एक्चुअली क्या है हमारे यहाँ लो पोटेंसी या मीडियम, अब यानी कि 30 पोटेंसी से नीचे की दवाइयाँ जल्दी से अब जब मिलनी बंद हो गई हैं। पहले तो बहुत मिलती थी, अब यहाँ रखते नहीं लोग बाग, क्योंकि सब लोग नैश डॉक्टर जो नैस हैं उनके चेले हैं, वो हायर पोटेंसी के समर्थक हैं ज़्यादातर। अच्छा। और लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें यानी कि एक खास पोटेंसी विशेष बढ़िया काम करती है, जो डॉक्टर के अपने अनुभव, या स्वामी जी के कह लो आप, स्वामी जी जो बताते थे वो आमतौर पे या तो लो पोटेंसी या फिर मीडियम पोटेंसी, हायर पोटेंसी रेयर, जैसे मैंने केस बताया, ऐसे ऐसे केस में, जैसे मैं तुम्हें 2 केस बताए उसमें उन्होंने हायर पोटेंसी का इस्तेमाल किया, करते थे हायर पोटेंसी जरूर, 1000 क्या इससे 10,000 तक भी करते थे, 1 लाख तक पोटेंसी भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन रेयर केस में वो हर एक उस पर नहीं चलता था ऐसे। अच्छा। तो अब उनको दवाई दी, वो पत्ती निकल गई। ऐसे ही वो कनखल से वो मेरे पास आए, मुझे दवाई बताई, मैंने उनको दवाई दी, उन्होंने दवाई खाई, 1 हफ्ता हुआ, 15 दिन हो गए, कोई समाचार ही नहीं, बताया ही नहीं मुझे कि क्या हुआ। फिर मैंने उनको एक बार सर्विस को फ़ोन करा, भाई तुम्हारे जो मित्र दवाई ले गए थे हुआ क्या, उन्हें होता क्या था। वो दवाई ली, दूसरे दिन उसके पथरी निकल के बाहर निकल गई, और जब ठीक हुई तो फिर क्या फ़ोन करते, जब निकल गई पथरी तो फिर क्या फ़ोन करते। बल्कि फिर क्या हुआ कि एक दिन आ करके जब उन्होंने बताया, भाई तुम्हें पूछ रहे थे मामा जी ने तुम्हें कहा, भाई तुम तो उन्होंने बताया ही नहीं कि पथरी निकल गई, तो वो दवाई जो बची हुई दवाई थी यानी कि वो ले गए थे, वो मुझे वापस कर, वो मेरे पास रखी है आज भी। तो ऐसे ही एक थे वो, यानी कि ज्वालापुर में, वो जिम जाया करते थे, उनको खूब उन्होंने कैल्शियम के वो जो आजकल जो जिम जाते हैं उनको खिलाते पिलाते हैं खूब, उनको स्टेमिना बढ़ाने के लिए, क्या क्या देने के लिए, उसको पथरी हुई थी। मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, लड़के का, तुमड़ियों में लड़के थे ना वो, मैं नाम नहीं मुझे याद है। तो वो शायद वो कलकत्ता में, यानी कि कहीं उनको आना जाना था, उनका सर्विस करते, मुझे वहीं से उन्होंने वो दवाई मेरे पास आज भी रखी, उन्होंने मुझे कलकत्ता से ला करके दी थी, उस पोटेंशियल पर्टिकुलर पोटेंशियल दवाई, पथरी निकल गई उनकी भी इसी तरह से। तो मेरे पास पथरी के केस इस तरह के काफ़ी सारे केस इस तरह के, यानी कि स्वामी जी के उनके साथ रहते रहते बाद में इस तरह से मैंने यानी कि वो ट्रीट किए है इस तरह से। एक तो आपके जो दिल्ली में भाई हैं उनके जो साथ ही रहते हैं, उनका तो मैंने काफ़ी बार देखा है कि वो वहाँ पे दिल्ली में
केमिस्ट की शॉप पे जाके ही आपको कॉल कर लेते हैं, आपसे केमिस्ट की बात करते हैं, बता दो कौन सी दवाई अरे देनी है? वो तो उनके ड्राइवर एक्चुअली, हाँ। वो ड्राइवर हैं भाई हम्म। साहब के हमारे ड्राइवर। हम्म। वो उसने क्या नंबर है उनका मेरे पास, और वो उनको जो दवाई की जरूरत पड़ती है वो केमिस्ट को कहता है कि ये लो, उन्होंने मुझे बता दिया कि आप इनको दवाई बतला दो। ऐसे भी है। तो उनका सही काम चल रहा है तो उससे? हाँ, तो वो ऐसे दवाई ले लेते हैं। मेरे भाई साहब अपने, हम्म। उनको यानी कि उनको प्रणाम कि स्वर्गवासी हो गए वो कभी 2 साल पहले, 3 साल, तो अभी तो उनको प्रणाम करते हुए वो मुझसे अक्सर हफ्ते में 15 दिन में मुझसे डिस्कस दवाई के बारे में करते रहते थे, और उनको दवाई से उनको लाभ होता था बहुत, बल्कि यानी कि वो उनका, और वो अब वो दवाइयाँ फिर वो अपने जो जानकार लोग हैं उनको भी वो बता करके उनको उससे काफ़ी लाभ हुआ इस तरह से, यानी कि उनको उन दवाइयों से लाभ होता था। तो ऐसे मेरे बहुत दूर दूर से मेरे पास भी इस तरह के यानी कि हैं जो कि फ़ोन करके हैं। और ये तो अभी रिसेंटली इंद्रमणि के यहाँ मैं गया था, जब अपने उनके पास उन्होंने बतलाया था किसी को, यानी कि उनको कोई जान, यानी कि ऐसा हुआ कि दवाई बतला दी मैंने कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो वो भी पथरी का यानी कि एक तरह से केस था समझ लो। रात में पेन हो गया, 2 बजे उनको हॉस्पिटल, यानी कि उनको, यानी कि जिनके लिए वो हुई थी बातचीत, उनको 2 बजे ले जाने की स्थिति आ गई थी एक बार। अच्छा। हॉस्पिटल। तो वो भी एक्सपर्ट हो गए समझ लो, यानी कि होम्योपैथिक करते करते लोग अपने आप काफ़ी हद तक सीख जाते हैं भाई। यानी कि मेरी भी आवश्यकता नहीं पड़ती उसमें, यानी कि वो समझ लो कि बातचीत करके, या वो कह लो उन्होंने दवाइयाँ वो रख रखी, उस पोटेंसी में दवाइयाँ रख रखी, वो रख रखी हैं। उन्होंने क्या किया, उसने देखा, उन्होंने फटाफट क्या करा, जब देखा भाई हॉस्पिटल तो जाना ही है, चलो दवाई दे के देखते हैं, ये पता था ही, उन्होंने दवाई दे दी। 3 डोज दवाई के दिए, उनको प्रेशर लगा, पता लगा हॉस्पिटल जाने होने, वो वहीं जो छोटा मोटी जो निकल गई, ठीक हो गई, जाना ही नहीं पड़ा हॉस्पिटल। वरना रात को 2 बजे आप बताओ हॉस्पिटल जाना। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो होम्योपैथिक दवाई 2-4 डोज में कर देती है काम, उसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ता है, और ज़्यादातर लोग तो करवा लेते हैं हाँ जी, हाँ, ठीक है। हाँ। और पथरी एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी को नॉर्मली पथरी की टेंडेंसी है तो वो बार बार आता है, हाँ बार जी, बार होती है, हाँ वो जी, पालक नहीं खा सकता, वो हाँ कुछ जी, भी हाँ, ऐसी चीज़ टमाटर, नहीं खा सकता जिससे हाँ, आयरन डिपोजिट हो। हाँ, टमाटर उसके लिए मना है, पालक मना है, कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा खाना मना है, पान नहीं खा सकता, सुना इस्तेमाल कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को पथरी हो गई और तो फिर वो अपना साथ में पैसे इकट्ठे करते रहे, क्योंकि 2-3 साल बाद उसको बार बार ऑपरेट करवाना पड़ सकता है। हाँ, तो अब मैं बता, अब हमारे यहाँ दे रखा, और एक बार अगर किसी को पथरी निकल जाए ना, यानी कि होगी, हालांकि उसके साथ थोड़े कुछ उपाय भी आनुषांगिक, उसे क्या खाना पीना चाहिए। हमारे यहाँ से आयुर्वेद के अंदर थोड़े सा उसके जो वो भी साथ साथ चलते हैं। यानी कि अगर किसी को पथरी की टेंडेंसी है तो आम तौर पे कुल्थ की जो दाल होती है वो पहाड़ में होती है, पत्थर में होती है। मैं आपको बताऊं, जो होती है कुल्थ की दाल पत्थर में होती है, अच्छा। पहाड़ में होती है, वहीं से आती है। अगर उसका सही तरीके से उसका पानी वगैरह इस्तेमाल किया जाए तो वो इस टेंडेंसी को रोकती है, या वो पथरी बनने को, या पत्थर को ब्रेक तोड़ देती है पथरी को। तो ये भी साथ साथ अगर उसको दिया जाता है, ये हम लोगों को बतलाते हैं, ये आयुर्वेद के साथ है। और आजकल शायद हो सकता है एलोपैथिक में भी शायद इससे दवाइयाँ तैयार होगी। आयुर्वेद में तो इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, हम भी इस्तेमाल करते हैं कुल्थ की दाल का पानी, लेकिन कम मात्रा में। कितना, सिर्फ 60 ग्राम या 100 ग्राम जो दाल होती है उसको कम से कम 1 लीटर पानी में उबाल करके अगर आदमी इस्तेमाल करे तो शायद पथरी की समस्या, यानी कि जो जिसको टेंडेंसी है वो दूर हो जाएगी। उसको लगातार उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल जो होता है, जो गॉल स्टोन की जो पथरियाँ हैं वो सैकड़ों, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, 50, 60, 100 या इससे भी पूरी थैली ऑपरेशन करके पूरी थैली निकाल देते हैं। अच्छा। लेकिन होम्योपैथिक में भी मैंने स्वामी जी के यहाँ कुछ इस तरह के पेशेंट देखे हैं, यानी कि जिनको, यानी कि उनके गोल्ड स्टोन को भी निकालने का उन्होंने, यानी कि निकलवाई है, लेकिन उसके लिए उनके अनुसार चलना पड़ता था, जैसे स्वामी बताते थे। और वो बतलाते थे कि भैया जितनी ज़्यादा मात्रा में ये आपको, ये क्या कहते हैं, जो ये ऑयल आता है, ये उसका कैस्टर ऑयल नहीं, जो तुम इस्तेमाल करते हो खाने पीने में, ऑलिव ऑयल, वो भी इटली का, काफ़ी महंगा है। यानी कि वो समझ लो देसी घी से भी महंगा आता था, क्योंकि इटली का ऑयल, यानी कि खाने वाला जो आता है इटली का, हमारे यहाँ से मिलता था। उसको पौंड के करीब, यानी कई पौंड, यानी कि पीना पड़ता है। अच्छा। उससे वोमिटिंग भी होने की चांस होता है, तो उसमें नींबू चाट करके उसको रोकना पड़ता है, उल्टी नहीं होनी चाहिए, लूज मोशन होते हैं, और दवाई साथ में चलती है, तो वो यानी कि स्टोन वो भी निकाल देता है। अच्छा। हाँ, यानी कि होम्योपैथिक में और ऐसी ऐसी दवाई हैं। अब आप बताइए, अगर लीवर अपसेस किसी को हो जाए,
बड़ी खतरनाक वो है। और पता अगर डॉक्टर थोड़ा अनुभवी होम्योपैथिक में कोई ढंग से का डॉक्टर है तो ऐसी दवाइयाँ हैं कि वो उसको लीवर के अंदर ही उसको ख़त्म कर देगा, उसकी पस वस सब सुखा देगा। अच्छा। ऐसी दवाइयाँ भी हैं। ये सब स्वामी जी ने हमें दिखाया, बताया और प्रैक्टिकली कुछ लोगों को यानी कि इस तरह के नहीं, जो होम्योपैथिक का तो मैंने भी देखा है हम्म, कि जैसे तिल हो जाते हैं, ठीक है, हाँ अ, मस्से बस वार्ड्स मस्से हो जाते हैं, ठीक है, वार्ड्स और उसका तो कोई इलाज नहीं है। नॉर्मली क्या करते हैं, मस्सा हुआ काट दिया वो फिर हो जाएगा, फिर काट दिया फिर हो जाएगा। और चांसेस ऐसे हैं कि अगर एक हुआ था तुमने काटा, वो 2 हो जाएंगे, 2 के 3 हो जाएंगे, 3 के 4 हो जाएंगे, तो हाँ कोई उपाय नहीं है। लेकिन मैंने आपकी दवाई ली थी हम्म, और मेरा पर्सनल अनुभव है हम्म, कि उस दवाई के बाद हम्म, मेरे ख्याल से 3-4 दिन या पता नहीं 1 हफ्ता हम्म, वो अपने आप ही मस्सा यहाँ पे हुआ था और वो झड़ गया। हम्म, और वो दवाई कंटिन्यू की मैंने और हम्म। उसके बाद कभी नहीं हुआ। जहाँ मैं सर्विस करता था उसके नाक पे मस्सा हो गया। नाक पे मस्सा तो बहुत ही बुरा लगता है। हम्म। तो दवाई दी, ठीक हो गया, निकल गया। हम्म। नहीं तो हाँ एक्चुअली क्या वो नाइट्रोजन कैसे पता नहीं वो जला देते हैं वो, यानी कि इस तरह का हिसाब किताब है। वो फिर हो जाते हैं बार बार, यानी कि मस्से बस। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इसको पॉइजन माना गया, साइकोसिस पॉइजन की जो है ये तिल मस्से जो है हमारे यहाँ साइकोसिस पॉइजन। एलोपैथिक में मेरे ख्याल में मस्सो कोई बहुत यानी कि ये बीमारी पता नहीं कोई हमारे यहाँ तो इसको साइकोसिस पॉइजन माना गया है कि इसकी वजह से ये होते हैं। जिसके शरीर में साइकोसिस पॉइजन है उसको मस्से तिल वगैरह के शिकायतें ज़्यादा होती हैं। अच्छा, इसकी भी अलग अलग दवाइयाँ होती हैं? बहुत सारी दवाइयाँ हैं यहाँ भी। अब जैसे चेहरे के ऊपर मस्से, आँख के पास मस्से, नाक पे मस्से, अलग दवाइयाँ हैं। गोभी के टाइप का, लंबे टाइप का, दर्द वगैरह, बगैर दर्द का, और किस जगह पर कहाँ पर मस्सा है, मस्सों की बहुत सारी दवाइयाँ। खाली थूजा आमतौर पर सब लोगों को पता है थूजा इसकी पेटेंट है, नहीं ऐसा नहीं, थूजा के अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अच्छा। हाँ जी। कास्टिकम, आमतौर पे छोटे छोटे मस्सों की कास्टिकम दवाइयाँ, आँख के बाद चेहरे पे मस्सों की दवाई जो मैंने नाक पे बताया वो कास्टिकम उसमें बढ़िया काम करती है। फेस पे यानी कि जो मस्से हो जाते हैं उसकी दवाई यानी कि है छोटे मस्से। और फिर ऐसे अलग गोभी जैसे अलग से इस टाइप से दवा, बहुत सारी दवाइयाँ इस तरह की यानी कि एंटी मिक्रोब कई दवाइयाँ इनमें चलती हैं। खाली थूजाई दवाई नहीं है हाँ, उसमें। नहीं वही है ना, होम्योपैथिक में तो सिम्टम्स के हिसाब से दवाइयाँ बदल कहाँ पर जाती है, कैसा है, उसी के नहीं। अब अगर दर्दशुदा है उसमें से कुछ यानी कि ब्लीडिंग भी है मान लिया, नाइट्रिक एसिड काम करता है उस दवाई उसमें यानी कि मस्से में। तो उसमें कहने का मतलब ये है कि खाली मस्सा देख करके थूजा खिला खिला जरूरी नहीं कि थूजा खा। अब मैं आपको ऐसी होम्योपैथिक की जब बात चल रही है, मैं किस्सा बताता हूँ अपने बीटेक का। हम्म, तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। तो मेरे सीनियर्स देखते थे कि भाई ये बहुत ही रिलैक्स है, हम्म, पढ़ता नहीं है हम्म, फिर भी रिलैक्स है, हम्म, मतलब एग्ज़ाम है चल रहे हैं, सब परेशान है, ये अपना आराम से मस्त सो रहा है। हम्म, वो आए देखे सो रहा है ये तो, हम्म, मतलब हम्म, एक ने पूछा मेरे से, भाई क्या है ये? हम्म, क्या नाम था उनका, सौरभ मजूमदार। सौरभ मजूमदार मेरे सीनियर थे। तो भाई मैंने कहा कि भाई कि मेरे पिताजी जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और मैं उनकी दवाई लेता हूँ जिससे मेरा दिमाग शांत रहता है। हम्म, वो दिमाग शांत रहता है तो बस ठीक है, मैं अपना एग्ज़ाम देता हूँ आराम से, कोई परेशानी नहीं है। कहते यार ये बड़ा सही है, मेरा एग्ज़ाम है कल और मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तू मेरे को दवाई दे दे। अब मैंने पहले तो मना किया, मैंने कहा सर देख लो, मतलब अरे नहीं नहीं तू दे दे मेरे को। तो मैंने उसको जलसीमियम दे दी, ठीक है जी। वो चला गया। अगले दिन आया वो मेरे पास, मेरे को कैंटीन के पास मिला, कहता भाई तूने क्या दे दिया मेरे को? मैंने कहा क्या दे दी? जलसीमियम दी थी, उससे दिमाग शांत होता है। कहता भाई इतना भी तो दिमाग शांत नहीं होना चाहिए, बंदा सो के ही ना उठे, मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, मैं इतना शांत हो गया। तो वो उसको एक तरफ तो एग्जाम की टेंशन थी और एक तरफ वो जलसीमियम लेके इतना शांत हो गया, वो घोड़े बेच के सोया उस रात, उसने एग्जाम नहीं दिया। हाँ है इस यानी कि देखो हाँ जलसीमियम भी जो तो है। मैंने उसको बोला सर, मैंने इसलिए बोला था कि हाँ पता नहीं किसको किस तरीके से वो दवाई असर करे, हाँ है ना। तो हाँ हाँ इस तरीके से था। अब हमारे यहाँ डॉक्टर ने बता रखा, अपने अनुभव है डॉक्टर के। अब यानी कि एग्जाम जो यानी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए, यानी कि आदमी कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता, एग्जाम ही नहीं दे पाता।
अब अगर तुम कहो तो मैं एक डॉक्टर का यानी कि वक्तव्य पढ़ के सुनाऊं, तुम आश्चर्य करोगे। उसने ग्रेजुएशन के लड़के के लिए उसने उसको दवाई प्रिस्क्राइब करी, उसका क्या रिजल्ट निकला। बताओ। ये डॉक्टर साहब यानी कि कह रहे हैं एक दवाई है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के, यानी कि उनकी उसके मेंटल सिम्टम है। दवाई का नाम बताना है कि नहीं? बताओ ना। एक दवाई है इथुजा सेनोपियम। हम्म। इथुजा साइनापियम दवाई हमारे यहाँ चलती है। आमतौर पे तो ये बच्चों के दवाई है जनरली, छोटे बच्चों के जो है ना वोमिटिंग वगैरह, लूज मोशन वगैरह, उनमें आमतौर पे ये दवाई काम चलती है। सबसे ज़्यादा बच्चों को इस वक्त है। लेकिन अभी एक डॉक्टर कह रहे हैं referring to the first symptom, Clark says, guided by the symptoms, I once gave it to the undergraduate preparing to examination with complete success. सही में आया? इस दवाई को इन्होंने पूरी सक्सेस के साथ इस्तेमाल कर ग्रेजुएशन यानी कि उसके लड़के के ऊपर। तो अब आप ये देखो, इसमें भी है कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, स्कूल ही नहीं जाना चाहते, पढ़ाई तो बात छोड़ दो। क्या दवाई है? अर्जेंटम नाइट्रिकम। और सबसे ज़्यादा मित्र दवाइयों के लिए एग्जामिनेशन फोबिया, बच्चों एग्ज़ाम से डर, या यो कह लो यानी कि भूल जाता है, वैसे तो याद कर लेगा लेकिन वहाँ एग्जाम में जाकर भूल गया, तो उनके उसके लिए है एनाकार्डियम हमारे यहाँ बच्चों के लिए दी जाती है। बट वो यही बात बोलना चाहेंगे कि कोई भी दवाई जो यहाँ पे बताई जा रही है उसको आप बिना किसी हाँ होम्योपैथिक प्रोफेशनल के परामर्श के बिल्कुल भी कोई दवाई ना लें। ये बिल्कुल मत सोचे कि होम्योपैथिक दवाई के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हाँ, साइड इफेक्ट्स होते हैं, और कितनी मात्रा में कब कैसे देनी है डॉक्टर के साथ रह करके ना। अब जैसे बुजुर्ग आदमी है, उनकी याददाश्त अक्सर यानी कि जो एक जिसका ओल्ड एज फैक्टर के हिसाब से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसकी दवाई अलग है। उनको आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, बेटा कार्ब जो दवाई है वो उनको उसमें चलती है। ऐसी यानी कि जहाँ तक याददाश्त के बारे में मैं आपको बताऊं, ऐसी दवाइयाँ बाज़ार में थैला ले करके गए हैं क्या सामान खरीदने के लिए, यही भूल गए मैं क्यों आया बाज़ार में, क्या लेने आना था, ये पता ही क्या। या अपने सामने यानी कि जो उनका परम मित्र उनके नाम भूल जाते हैं। अल्जाइमर क्या बोलते हैं उसको, यानी कि इस तरह की इतनी खतरनाक यानी कि याददाश्त कि बाज़ार में घूम फिर कर वापस आ गए, यही नहीं पता हम क्यों आए थे, इतनी ज़्यादा बोल जा है, फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा। तो क्या है, यानी कि एक दवाई मैं बताऊं, यानी कि वैसे खुल करके नहीं बताना चाहिए क्योंकि हमारे बहुत सी दवाइयाँ बड़ी वैसी इस तरह से तैयार होती हैं, उनको सुन करके तो लोग भाई वाह क्या खिला रहे हैं हमें। अब लेकेनाइनम एक दवाई है, वो इस काम की बहुत बड़ी दवाई है। अच्छा, हाँ, ऐसे ही सब तरह से दवाइयाँ। अच्छा, दवाइयाँ होम्योपैथिक में क्या है, सब तरह से तैयार होती हैं। पॉइजनस बहुत सी दवाइयाँ मैं बताया, धातु से भी तैयार होती हैं, सांप के जहर और से, हाँ जहर के हिसाब से, और नहीं उन्हीं से भी तैयार होती हैं। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको मैं यानी कि यहाँ पर क्लियर करके नहीं बताना चाहूँगा, कि जो यानी कि जिनकी सुन करके वो और बहुत ज़बरदस्त अपना उनके रिजल्ट हैं। मैं समझ गया। हाँ, इस तरह की दवाइयाँ सब से जानता हूँ, जैसे आयुर्वेद में कहते हैं जानता हूँ, यानी कि उनसे भी दवाइयाँ तैयार होती हैं। और भाई हर्ब्स तो हैं ही जो भी हैं बहुत ज़बरदस्त, पत्तों से जड़ से उनसे वो भी हैं। और धातु जैसे अब हमारा, अब आपको बताऊं, मैं एक स्वामी जी का किस्सा इस बात में मुझे याद आ गया। एक आदमी हरिद्वार आया सुसाइड के पर्पज से, यानी कि सुसाइड करने के, गंगा में डूब के मरने के लिए कह लो या कुछ भी कह लो, किसी तरह से वो अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए आया था। पकड़ लिया किसी ने, उसको बचा लिया एक तरह से, स्वामी जी के यहाँ लिया है उसको। अच्छा। तो वैसे तो सही मायने में स्वामी ने कहा कि इसका इलाज ये है कि इसको एक तो सोने की चैन पराओ, संभव हो तो सोने के बर्तन में इसको पानी या जो भी कुछ इसको इसमें खिलाना चाहिए। और उन्होंने उनको ओरम मेटालिकम 200 देना शुरू किया उसको। अच्छा। उसका मेंटल चेंज हो गया, बस उस पर ध्यान रखा गया थोड़ा कि भाई ना भागे। ओरम मेटालिकम सुसाइड नेचर की सबसे बड़ी दवाई है। जो आदमी यानी कि इतना होपलेस हो गया जो सुसाइड करने जा रहा हो, और मेटालिकम उसको दिया गया। और ऐसे आदमी को सोना पहनना चाहिए। सोने के अगर पात्र हो तो कहने गए तो ये तो संभव है नहीं, लेकिन होम्योपैथी की पता लगा कि वो 1 रुपए की 2 रुपए की दवाई में उसने उसको ओरम मेटालिकम ने। इसका उस ओरम मेटालिकम का कुछ गोल्ड से लेना देना है?
और मेटालिका होल से ही तो तैयार होती है भाई मेरे। और वो गोलियां 1 रुपए की, यानी कि वो उस जमाने में तो मुश्किल से 45 पैसे की शीशी आवे थी। और मेटालिकम की ले लो चाहे किसी चीज़ की ले लो, यानी कि गोलियों की जो शीशी, जिस जमाने की बात है 45 पैसे। मैंने जो अपनी दवाई शीशी भरवाई थी देहरादून डॉक्टर पावा के यहाँ से, 45 पैसा में मेरी शीशा तैयार होती। जो आज इतनी इन्होंने इसको, यानी कि इसको मार्केटिंग, यानी कि अब तो बहुत महंगा कर दिया होम्योपैथी को अगर देखा जाए तो। वरना ये अब क्या था, स्वामी जी फ्री में इलाज करते थे क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी नहीं होती थी। और फिर उनका तरीका दवाई का दूसरा ये था, लेकिन फिर भी उस समय का खर्चा मायने तो रखता ही था। बताओ, पानी उबाल करके लोगों को शीशी भरवा करके देना, 8 ड्रम पत्थर कोयले के भरे रहते थे, उनको उबाल करके पानी दिया करते थे, तो खर्चा तो होता ही था। लेकिन फिर भी एलोपैथिक की तुलना में या आयुर्वेद की तुलना में होम्योपैथिक, यानी कि ये अगर देखा जाए तो बेचने का काम नहीं है, फ्री में दिया जा सकती दवाई, इलाज किया जा सकता था। तो इसीलिए उन्होंने, यानी कि उन्होंने कहा मैं दरिद्र नारायण, कि मैं दरिद्र नारायण उनकी सेवा करूँगा, क्योंकि वो एलोपैथिक या उसका इलाज नहीं करवा सकते, मैं उनको फ्री इलाज दूंगा, कोई पैसा नहीं लूँगा, कोई कुछ नहीं दूंगा। इसलिए उन्होंने दरिद्र नारायण की सेवा के लिए इसकी स्थापना की थी कि मैं, ताकि जो लोग यानी कि अक्षम, यानी कि जो, यानी कि वो समर्थ नहीं है इलाज करा सकते, उनको मैं फ्री इलाज दूंगा। हमारे यहाँ पे एक मित्र हैं, श्वेता के, एक्चुअली कह लो श्वेता की दोस्त हैं। तो उनको बहुत, मतलब दुनिया जहान की एलर्जीज हैं, ठीक है, उन्होंने सब एलोपैथिक दवाइयाँ वगैरह करके देख ली। तो अब वो अपना इलाज खुद ही करते हैं। कैसे? उन्होंने होम्योपैथिक पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ। और अभी जब लास्टली बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला था कि मैं कनाडा से कहते हैं यूएस से, मैं पता नहीं क्या बोला था, यूएस क्यों कनाडा से करना चाह रहा है ये मुझे नहीं पता, कनाडा से इसका कोर्स करना चाह रही हूँ और मैं प्रैक्टिस करूँगी इसकी। कैसे? हाँ। तो क्यों? उन्होंने कहा मुझे अपनी एलर्जीज़ में बहुत इम्प्रूव, एलर्जीज मतलब इतनी खतरनाक कि पता चला हमने कॉल किया, गायब 2 दिन के लिए, पता चला कहाँ थे, हॉस्पिटल में, बिल्कुल बिल्कुल लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन हो गई, इतनी ज़्यादा एलर्जीज। तो एक बार कुछ उन्होंने ऐसे बताया था कि अब इतनी सारी एलर्जीज हैं, डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया, डॉक्टरों ने कुछ इंजेक्शन या कुछ इस तरीके दे दिया जो नहीं देना चाहिए था उस एलर्जीज की वजह से। तो कहते इसलिए उनको नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाते हुए भी डर लगता है कि ये जो दवाई दे दें वो किस तरीके से रेट करे, कह नहीं सकते। तो अपना खुद का ही होम्योपैथिक करके इलाज कर रहे हैं। हाँ, सोराइसिस का इलाज एक्चुअली है ही नहीं, इतना आसान नहीं है एलोपैथिक में। मैं नहीं समझता एलोपैथिक में सोराइसिस का इलाज है। सोराइसिस क्या है? सोराइसिस ये जो तुम पूरे शरीर की खुजली बुजली जो है, ये सोराइसिस पे क्या होता है, पूरा शरीर खुजली से भर जाता है, या स्केल जैसे ऐसे पूरे के भर जाता है, वो होता है। एलर्जीज की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये भी एक तरह से सोराइसिस भी एक एलर्जी है। सोराइसिस एक बीमारी है जिसके अंदर पूरा शरीर है। सोराइसिस बहुत खतरनाक, यानी पूरी खाज खुजली पूरे शरीर में, सूखी, यानी कि कहना ड्राई एक्जिमा की तरह से, एक तरह से कहना चाहिए, इस तरह का होता है सोराइसिस। और ख़तरनाक है, आसानी से ठीक नहीं होता। होम्योपैथिक यानी कि और किसी पैथी में इतनी आसानी से ठीक नहीं होता। और इसको होम्योपैथिक के द्वारा, स्वामी जी के पास तो ज़्यादातर केस मैंने देखा इस तरह के सोराइसिस के केस। यहाँ पे तो ऑइंटमेंट ही देते हैं एक्जिमा वगैरह के लिए, कुछ नहीं, सिर्फ खाने की दवाई से ही। हाँ, स्वामी जी कहते थे इस पर आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हो, लगाने के लिए अगर ज़्यादा खुजली हो रही है, या गोले का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं करना। साबुन भी नहीं लगाना, आलू नहीं खाना, मना करते थे। अचार मसाले तो मना कर। और दूसरी बात, थोड़े स्ट्रिक्ट थे। सोराइसिस को ठीक करना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। उसमें उन्होंने उसका 1-1 हफ्ते तक यानी कि नमक बंद करवा देते थे। अच्छा। तो अगर आप नमक बंद कर दोगे तो खुजली एकदम तुरंत, किसी भी, अगर किसी को इस तरह की शिकायत है, अगर उसने नमक बंद कर दिया एकदम, तो वो तुरंत उसकी खुजली ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि नमक इसके अंदर एक तरह से जहर का काम होता है। लेकिन नमक छोड़ने से क्या होता है, कब्ज की शिकायत हो जाती है, जो कि पेट भी साफ रहना जरूरी है। तो इस तरीके यानी कर देता है। फिर बाद में धीरे धीरे करके कहते हैं कि हफ्ते में 2 दिन नमक नहीं खाना। मैं इसके अंदर थोड़ा सा यानी कि ज्योतिषीय हिसाब से क्या करता हूँ कि उसको मंगलवार को, रविवार को नमक नहीं खाना, 3 दिन नहीं खाना, बृहस्पतिवार को भी नहीं खाना, तो ऐसा कर लो। फिर 2 दिन नहीं खाना। तो उसमें मैं अक्सर अपने जो इस तरह के पेशेंट होते हैं, मैं उनको कहता हूँ भाई कम से कम 3 दिन में। अच्छा, क्या मैंने तो बहुत थोड़ा खाना, भाई थोड़ा, आप ये बताओ पूरे परिवार के उसमें 1 छोटा चम्मच से जब नमक पड़ता है तो तुम्हारे हिस्से में कितना नमक आया, देखा जाए तो। लेकिन नहीं,
अगर किसी को बीमारी है तो अगर वो थोड़ा सा परहेज भी करे और करे तो वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ ठीक हो तो सकता है। सोडियम की बात हो गई ना, सोडियम इंटेक ही है तो जो भी है मुझे नहीं पता कि वो क्या काम यानी किस तरह से है कि उसको नमक अगर वो बिल्कुल बंद कर देता है, उपवास यानी कि इस तरह की चीज़ें खाएगा, मट्ठा पी सकता है, हल्की फुल्की चीज़ें, आलू नहीं खाया जाता, गर्म चीज़ें नहीं खाई जाती, अचार वचार खटाई वटाई नहीं खाई, इन्फेक्शन वाली जो चीज़ नहीं खाई जाती, तो उसमें सोराइसिस जैसी बीमारी बहुत तेज़ी के साथ ठीक कर सकता है। और आपको एक बताऊँ मैं, इसी से हमारे यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त, अच्छा स्वामी जी काम और भी करते थे। जब हमने शुरू किया था सीखना तो कभी कभी वो ऐसी चीज़ें लिख देते थे पर्चे पे, हम पूरी मटेरिया मेडिका छान के मार दी, हमें वो दवाई नहीं मिल रही। फाइटम, प्लेसिबो, क्या चीज़ है ये हैं? अच्छा, और ये प्लेन गोलियाँ अगर किसी को नोसोर्स दी जाती है तो उसके साथ में उसको फिर दवाई नहीं दी जाती है, उसका एक डोज दे दिया और साथ में लिख दिया पीसी, प्लेसिबो या फाइटम, इस तरह का यानी कि लिख करके दे दिया पर्चे पे। तो और अगर ऐसे एक्सपेक्ट कुछ भी लिख दिया जाए 230 जो भी है वो दिखा दे शो के लिए, बाकी कुछ नहीं, प्लेन गोलियाँ। हाँ, प्लेसिबो जो मेंटल उसके लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन के 10 पुड़िया बना के दे दी, भाई दे दो इनको, बाकी डोज एक दिया। अब सोराइनम क्या है, एक दवाई है हमारे यहाँ सोराइनम, सोराइसिस से ही तैयार होती है, यानी कि उसको भी किसी किसी पेशेंट को, यानी कहने का मतलब जो खास तौर से सोराई के उनको पेशेंट को ये दवाइयाँ देनी पड़ती है। अच्छा, जैसे आप प्लेसिबो की बात कर रहे हो तो मैंने कहीं इस तरीके की मेडिकल स्टडीज़ पढ़ी हैं, ऐसे यूएसए में खास तौर से इस तरह की स्टडीज़ हुई हैं कि किसी पेशेंट को, पेशेंट नहीं, कोई क्रिमिनल जिसको डेथ पेनल्टी मिली है, ठीक है, अब डेथ पेनल्टी मिली है, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया। क्या एक्सपेरिमेंट? हाँ जी। तो यूएसए में उस टाइम पे इंजेक्शन के थ्रू पॉइजन देके मारा जाता था। अच्छा, तो उसको प्लेसिबो कुछ नहीं था उसमें, ठीक है, शायद ग्लूकोज होगा, जो भी होगा, वो इंजेक्शन दे दिया, लेकिन उसको तो ये पता था कि जहर दे के मारा जा रहा है। अच्छा, आप विश्वास करो, उसकी बॉडी ने उसके अंदर जहर पैदा करके उसको मार दिया। हाँ वही तो चीज़ है मैं ठीक बता है, रहा। हाँ मतलब इतना वो फोबिया, हाँ इतना ज़बरदस्त। हाँ जी, और यही सेम चीज़ ऐसे है कि किसी को अगर विश्वास हो कि जो दवाई दी जा रही है उसको बचा लेगी, हाँ तो इस तरह के काफ़ी इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं। हाँ तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है कि विश्वास, जो 50% बैटल तो वहीं जीत लेता है कोई। हाँ जी। अगर विश्वास नहीं है तो फिर ना दवाई काम मुश्किल है। से ही करेगी। अब मैं बता रहा हूँ, मैं जब स्वामी जी मुझे दवाई के लिए यानी कि कुछ पेशेंट बताया ना, मैं पहले शायद ओपी शायद मैंने बताया था कि मैं पेशेंट जब आते थे ना, स्वामी जी कुछ मुझे पास भेजते थे कि भाई तुम इनको दवाई दो, तो मैं उससे पूरा मेरा सवाल होता था कि आप दवाई मुझसे लेंगे या स्वामी जी से लेंगे। वो कहता है मैं तो स्वामी से, मैं कहता हूँ स्वामी जी के पास, मैं उसको दवाई नहीं देता था। क्यों नहीं देता था कि जब उसको मेरे ऊपर मैं कहा मैं अगर इसको शायद जो भी दूंगा ना, ये ले तो लेगा बेचारा, लेकिन इसको कतई विश्वास नहीं होने का। स्वामी जी उसको फटकार रहेगा, नहीं तो ये दवाई इससे लेनी पड़ेगी या जो भी है वो उसको कहते हैं। बल्कि फिर उन्होंने मुझे फटकारा, तुम किसी से ये नहीं कहोगे कि तुम दवाई किससे लोगे, जो तुम्हारे पास आ रहा तुम नहीं देनी है दवाई। उन्होंने मुझे धमकाया मरीजों के सामने, सबके सामने। अच्छा, होम्योपैथी के साथ एक बात ये भी है कि अगर किसी की फैमिली में कोई नहीं है ऐसा जो होम्योपैथिक दवाइयाँ ना लेते, तो नॉर्मली लोग उसको सीरियसली लेते, कहते क्या मीठी गोली, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये होता है। तो हमारे एक जान पहचान में काफ़ी क्लोज, मैं उनका बताता हूँ, उनका भी ऐसे ही था, उनको नहीं था कि मतलब विश्वास नहीं है, तो फिर पता दवाई असर नहीं करती, कि दवाई दी नहीं हो रहा असर, उससे कुछ नहीं हो रहा। फिर कुछ ऐसा हो गया कि उनके क्लोज में डेथ हो गई। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी, ठीक है, मैंने उनको जलसीमियम रिकमेंड कर दी, जलसीमियम ले ली। उस दवाई ने, जलसीमियम ने जैसे सौरभ मजूमदार पे असर किया था, वही सिमिलर सा असर इन पे किया। अब ये अंदर से रोना तो चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं, जैसे इमोशंस बिल्कुल खत्म हो गए, शांति हो गई, शांति आ गई बिल्कुल। और उस एक इंसिडेंस ने पूरा ही माइंडसेट चेंज कर दिया। एक होम्योपैथिक की मेडिसिन की शायद ताकत का एहसास हो गया कि नहीं, इसे इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। मतलब कि सोचो, जो कोई दवाई आपकी इमोशंस को ही इस तरीके से ऑल्टर कर दे कि मतलब कि आप चाहते हो आप फूट के रो और आप रो नहीं पा रहे, दवाई ने बिल्कुल ऐसे रोक दिया, उस पर बांध बना दिया। मतलब हाँ, होम्योपैथिक में मेंटल सिम्टम मेन है,
सबसे ज़्यादा चीज़, अगर आपने उनको मेंटल सिम्टम को पकड़ लिया, कोई आदमी कितना दुखी है, कैसा है, किस कारण से, किस कंडीशन में है, ये बहुत बड़ी, बहुत यानी कि उसके इसके ये मायने रखता है। मेंटल सिम्टम मेन होता है फिजिकल यानी कि उसके अपेक्षा। अभी मैं तुमने जो कहा ना होम्योपैथी विश्वासी वाली बात, आज मैं तुम्हें एक डॉक्टर जो नैश हैं उनका एक वक्तव्य पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मैं उनके बारे में दिखाऊंगा, तब उससे तुम्हें ज्ञात होएगा। नहीं करते विश्वास होम्योपैथिक पे, अधिकांश लोग नहीं करते। अभी मैं एक तुम्हें देखता हूँ, मुझे याद आ रहा है, अपने चिकित्सा काल के आरंभ में अविश्वासी तथा मीठी दवाओं का व्यंग करने वालों को विश्वास दिलाने के लिए मैं ग्लोनाइन एक शक्ति की एक शीशी अपने बैग में रखा करता था और व्यंग करने वालों को जवान पर उसकी एक बूंद टपका दिया करता था। दवा पड़ने के 5-10 मिनट बाद ही उसके माथे में टपक का दर्द पैदा हो जाता था। मीठी दवा सूक्ष्म मात्रा में कितना शक्ति है इसे मैं अच्छी तरह प्रमाणित कर देता था। कौन सी दवाई? ये डॉक्टर नैश बतला रहे हैं। कौन सी दवाई? ग्लोनाइन। अच्छा। एक ऐसी स्त्री भी मिली जिसकी जब यह दवा खिलाई गई तो इसकी शक्ति स्वीकार न करना चाहती थी। वह अपने कमरे से निकलकर जाना ही चाहती थी कि ऐसी बेहोशी आई कि यदि मैं संभाल न लेता तो वो फर्श पर ही गिर पड़ती। इसके बाद फिर किसी ने भी होम्योपैथिक दवा की शक्ति का प्रमाण नहीं मांगा। ये मैं तुम्हें इसलिए जान के सुनाना चाह रहा था कि डॉक्टर ने कहा कि लोग कहते हैं कि क्या करते हैं ये एक जरा सी दवाई, तो लोगों में अपना परमानेंट एक शीशी रखता था अपने पास। और जो नहीं मानता तो एक महिला ऐसा ही कि उन्होंने कहा बस क्या कुछ हुआ, मैं तो खा ली दवाई, कुछ भी नहीं हुआ ना। एक कॉमन टेंडेंसी है कि मतलब इसको आप जनरल है जो ये स्टेटमेंट है, ब्रांडिंग। एक कॉमन मिसकंसेप्शन अलग होगा कि जो चीज़ बहुत महंगी बिकती है वो अच्छी होती है और जो चीज़ सस्ती बिकती है वो तो बेकार है। और ये हमेशा सही नहीं होता। लोग अच्छा स्वीकार ही नहीं कर पाते, दिमाग में बैठा ही नहीं पाते कि यार कोई अच्छी चीज़ को सस्ती, इतनी सस्ती कैसे हो सकती है। अच्छा, होम्योपैथिक को अगर आप एलोपैथिक से कंपेयर करोगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ जी। और ज़मीन आसमान का ऐसे फ़र्क है कि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों का ये इलाज कर देता है जो एलोपैथिक में तो लाइलाज है। ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा, मॉडर्न साइंस में इन्होंने इन सब चीज़ों को आयुर्वेद, होम्योपैथिक और जो भी इस तरह की अल्टरनेट मेडिसिन हो गई उनको बिल्कुल साइड में रख दिया है कि ये साइड करो। ठीक है, तो बट ज़्यादा तो क्या बोलूँ, बट वही बात है कि कॉमन माइंडसेट की बात है। कोई अगर उस माइंडसेट से हट के अगर उसको ट्राई करना चाहे तब फिर वो देख सकता है कि क्या लाभ हो सकता है उससे या नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे अब स्वामी जी की बात चली रही थी, तो जैसे 1975 में एक कुछ हुआ था। हाँ, तो वो क्या था? ये वर्ल्ड होम्योपैथिक कांग्रेस यानी कि एक दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजन था। उसमें करीब 2000 पार्टिसिपेट लोगों ने किया, डॉक्टर्स ने किया और फखरुद्दीन अली अहमद जो समय के राष्ट्रपति जो थे उन्होंने, और इंदिरा गांधी ने उनका इनॉग्रेशन वहाँ पर हुआ था। इस तरह से हुआ था। स्वामी जी गए थे उसमें, स्वामी जी आमंत्रित थे। स्वामी जी सही मायने में वर्ल्ड फेम डॉक्टर हैं। उनका एक बुक में अभी आपको नहीं बता सकता, दिखला सकता, मेरे पास नहीं है, वरना उनमें उनका नाम था। एक बहुत बड़ा फोटोग्राफ स्वामी जी के यहाँ लगा हुआ था, मेरे पास अभी उसका फोटो नहीं है, नहीं तो मैं उस जो ये हुआ था प्रोग्राम। बहुत रैंडमली पॉडकास्ट कर रहे हैं तो कुछ भी अवेलेबल है नहीं यहाँ पे ना। हाँ, ये जो जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं वो सब इंडिया में रखी हैं। हाँ, आप हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं अमेरिका में। हाँ, और रैंडमली हो गया ये। हाँ जी, हाँ। तो यही मैं बता रहा। तो उसको अब स्वामी जी तो सन 75 में वहाँ दिल्ली में गए थे विज्ञान भवन, और उस समय मैं हॉस्पिटल में लोगों को दवाइयाँ दे रहा था। यानी कि वो मेरे पे छोड़ के चले गए थे कि आप यहाँ पर दवाई बांटो। और वहाँ पे उस कांग्रेस के उसमें अधिवेशन में वर्ल्ड होम्योपैथिक उसमें इंदिरा गांधी जी भी आए थे। इंदिरा गांधी जी भी थे, वो भी आए थे, और दुनिया से भर से बहुत यानी कि डॉक्टर्स है बहुत 2000 के करीब डेलीगेट्स हाँ, ऐसे इस तरह का प्रोग्राम हुआ और इंडिया से स्वामी जी थे। और बुकलेट भी उसमें निकली थी, और एक बहुत बड़ा फोटोग्राफ उस जमाने में ब्लैक एंड वाइट था, हालांकि उस टाइम 75 की बात है मैं बता रहा। तो वो फोटोग्राफ स्वामी जी के, मैंने देख रखा है वहाँ पर आश्रम। अच्छा, हाँ, लगा हुआ है वो, उसमें थे स्वामी जी फ्रंट लाइन में स्वामी जी का उसमें लाइन में है बीच में स्वामी जी का फोटो। तो एक्चुअली एम्स से डॉक्टर से पेशेंट बहुत सारे लोग आते थे। मुजफ्फरनगर के एक यानी कि वो थे, उनके कैंसर पेशेंट। उस ज़माने में, जिस ज़माने की बात है पता नहीं, बहुत पुरानी, उनकी वाइफ को शायद
वाइफ कोई था मेरे ख्याल में, उनको कैंसर पेशेंट थी, 25,000 फिक्स डिपॉजिट ख़त्म कर चुके थे अपना उस ज़माने में। स्वामी जी का इलाज करा। अब देखो ये तो अभी स्वामी जी के बारे में हमने आपको बताया पूरा का पूरा। अब इसके में अब वो समय ऐसा था, हम स्वामी जी के यहाँ जैसे जैसे जा करके यानी कि दवाई का तो काम करते ही थे, कुछ थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक़ था। तो कुछ यानी कि लिखा उसके बारे में भी जो आता था मन में शब्दों का, तो एक लिखा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जो मैंने कुछ लिखा उसमें, आया मौसम पतझड़ का, पतझड़ शीर्ष कविता का शीर्षक है पतझड़। अच्छा। आया मौसम पतझड़ का, झड़ने लगे लता कुंज तरुओं से, वन मधुवन में पीत पात, नष्ट भ्रष्ट कर प्रकृति की सुंदरता, जीवन क्रम में प्रकृति के कर उत्पन्न व्यवधान विषमता, लगने लगा यो जो आया पतझड़ करने महाविनाश। महाविनाश है पतझड़? प्रश्न। महाविनाश है पतझड़? नहीं, यह तो जीवन क्रम है प्रकृति का, बसंत बहारों का निर्देशक, या की खेल नियति का। काया कल्प कर तरुओं का, नव किशलों के जन्म दे, नई उमंग तरंग का रंग भर दे, उनमें नव जीवन भर दे। अपने इस जीवन में भी तो व्याधि व विपदाओं के, असफलता और चिंताओं के आते रहते हैं पतझड़, पर वेदित होकर भी जो नर रहते पतझड़ से क्षुब्ध, त्याग अमर कर्म पथ से विकल विमल विचलित होते, निश्चय ही वो अवबद्ध हैं विचलित हो पतझड़। अविकल अभिनव अभुदय जीवन का, ओ भाग्य जीवन के उपवन का, होने दो अंतःकरण अखिल अकल्मष, झड़ने दो द्वेष व्यपदेश, अक्रमण्य असत्य के पीत पात, आने दो पतझड़ को मत होने दो मन को निराश हताश। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से यानी ये कौन से साल में लिखी गई है? ये कविता जो लिखी गई है, नहीं इसमें समय नहीं लिख रखा शायद, मैंने इसमें नहीं लिख रखा सन, लेकिन ये समझ लो कि ये भी 75 में ही ये दवाई यानी कि लिखी गई हैं। और भी कुछ बड़ी बड़ी कविताएं भी हैं बहुत सी, वो अगर एपिसोड में हो सके उनको सुनाएंगे, या अगर कहो तो फिर एक उसके ऊपर अपने यानी कि जैसे उस समय जब एक दौर चल रहा था बहुत ज़बरदस्त, यानी कि कहने का मतलब कि समाजवाद की बहुत चर्चा हुआ करती थी, है नेताओं के बारे में, इसके बारे में, और देश में यानी कि ये था, तो उस पर भी कुछ लाइन लिखी थी, कहो तो सुनाऊं उसको भी। अनपढ़ गंवार, महंगाई की एक्सप्रेस गाड़ी पर सवार, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी मुनाफाखोरी, बड़े स्टेशनों पर रुकती हुई, चरित्रता सत्यता बंधुता आदि छोटे स्टेशनों को छोड़ती हुई, तीव्र चाल से बढ़ती हुई, आगे बढ़ रही अविराम, गंतव्य है समाजवाद। स्टेशनों पर भटकते हुए, गाड़ी के झटकों को सहते हुए, बेताबी से कर रहे इंतजार, कब आएगा समाजवाद। यानी कि समाजवाद के ऊपर बहुत था, समाजवाद की बड़ी चर्चा होती थी, तो उस पर समाजवाद पर एक यानी कि ये दिया, उस वक्त लोगों की क्या है समाजवाद। हम उस टाइम था दौर समाजवाद का। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए और इतना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपने अनुभव जो भी आपके स्वामी जी के साथ रहे, और आप ने जो भी अपना समय और अनुभव लोगों की चिकित्सा करने में लगाया। हम आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में, और उम्मीद करते हैं अगला पॉडकास्ट हमारे दादाजी श्री शिवनाथ जी कीर्तिपाल के बारे में होगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।